नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के सोशल साइंस के सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है और किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें 4 विषय हम लोग पढ़ेंगे: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो आइए परिचय लेते हैं। क्लास 9th सामाजिक विज्ञान, ठीक है। के तहत जो 4 किताबें हैं उससे पहले आपको हम एक सूचना दे दें जो हमारी टीम के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा जो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है और किस किस तरह से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, क्या रणनीति होगी। जैसे देखें, जो पहला हम यहाँ पे आपको परिचय दिखा रहे हैं इंट्रोडक्शन में, एनसीईआरटी की किताब के सभी सिद्धांत, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको यहाँ पे विधिवत समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन बता करके आगे निकल लिए। और होता क्या है कि 1-2 लाइन लोग बता देते हैं फैक्ट याद करने के लिए, 24 घंटे या अधिकतम 48 घंटे याद रहेगा, नहीं तो कभी कभी तो वही भूल जाता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे विधिवत पढ़ा जाएगा। और अगला है एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली तथा उदाहरण। आप प्रश्नावली और उदाहरण में अंतर क्या बताएं आपको। जब लोग एनसीईआरटी का बुक्स देखते होंगे तो ये रहा अगर पेज, तो कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे विशेष तथ्यों को ऐसे किसी कॉर्नर पे लिख दिया जाता है और फिर उसी के नीचे कुछ प्रश्न रखते हैं। ये हो जाएंगे एग्जाम्पल वाले प्रश्न। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जो प्रश्न होते हैं वो आता है प्रश्नावली के अंदर। उसमें बहुविकल्पी भी होंगे और लघु उत्तरीय, इसको शार्ट वाला कहा जाता है, या मीडियम, फिर दीर्घ उत्तरीय, जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे हल करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ है राज्य स्तरीय किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इन राज्य स्तरीय का मतलब यह है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जिन विद्यार्थियों को ना पता हो बता दें, वो सेंटर के द्वारा होती है। और वर्तमान में जो यहाँ पे आपको इतिहास या जो भी किताबें पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 नई वाली है, उसके साथ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जितने स्टेट होते हैं वो भी अपने अपने यहाँ के किताब निकालते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना किताब निकाल देते हैं अलग से, और कुछ हैं जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। सपोज करें कि अगर यूपी स्टेट के पास किसी किताब में 9 चैप्टर है और एनसीईआरटी में 5 है, तो इस एनसीईआरटी का 5 का अगर इसमें से 5 मैच कर रहा है तो जो अतिरिक्त 4 बच रहा है इसको भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मतलब अंतर जो आ रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी में अधिशेष के रूप में आएगा या फिर राज्य स्तरीय किताब के अधिशेष के रूप, मतलब ज्यादा अतिरिक्त, तो उसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन करें। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जैसे बिहार हो गया, और बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इनके तहत हम लोग पढ़ाई करेंगे, उनकी जो किताबें होंगी। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जो बेस होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा, जो बेस होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा, ठीक है। मुख्य रूप में यही रहेगा। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ज्यादातर विद्यार्थियों को इसी का इंतजार रहता है कि सर ने जो भी साल भर पढ़ाया होगा सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि सर के द्वारा 20-25 क्वेश्चन बता दिया जाएगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40-50 बता दिए जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हो तो जाता है बेड़ा पार, लेकिन जो अधिकतम मार्क्स लाने की तमन्ना होती है ना कि हम 90% क्रॉस करेंगे, वो इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से तो नहीं हो सकता। आप इतना हो सकता है कि हम लोग इस तरह क्वेश्चंस बताएं आपको 70 से 80% तक आप ले दें, लेकिन अधिकतम पाने के लिए आपको पूरे साल भर अपने शिक्षकों के साथ रहना पड़ेगा, ये निश्चित है। अवॉइड करेंगे तो नुकसान आपका होगा। उसके बाद अब ये बताते हैं कि हमारी टीम के द्वारा लाइव पाठशाला के द्वारा टेस्ट पेपर सीरीज और चैप्टर वाइज किया जाए। जैसे सपोज करें कि हम लोग किसी भी बुक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए और उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन थे उसको हल कर लिए, जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे उसको हल कर लिए। उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से टेस्ट सीरीज चलाए और उसको यहाँ पे आप हम लोग के साथ हल करेंगे। और इससे क्या होगा ना
कि आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुंचा है, आपका लेवल कहाँ तक गया है। पता चला कि आप पूरे साल भर पढ़ते रहे और उसका प्रैक्टिस नहीं किए, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस के सारे पैटर्न पता होते हैं, उसके सारे आइडियाज पता होते हैं, लेकिन कितने शब्दों में उसको कितने समय के अंदर समेटना है ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस विचारों का एक बहुत सारा प्रवाह चलता है। तो जब आप प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट सीरीज का हल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कितना हमको लिखना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, ये हम लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी जो हम लोग मिल करके फॉलो करेंगे। आप भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, अब आते हैं कि देखते हैं कौन कौन सी किताबें, अर्थात किस किस विषय के बारे में जानकारी आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। पता क्या है, देखिए ये सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ये कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं होता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, इन्हीं में से हर किताब एक अलग विषय का रूप ले लेगी, और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि जब आप बहुत ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो एक एक चैप्टर एक एक किताब का रूप ले लेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यह है भारत और समकालीन विश्व, अर्थात ये इतिहास की पाठ्यपुस्तक। इसके अंतर्गत कितने खंड हैं और उसके अंतर्गत कितने लेसन दिए गए हैं, चैप्टर कितने हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल 2 खंड हैं, देखें खंड 1 और खंड 2, 2 खंड हैं। अब खंड 1 में है घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट जो 10th में जाएंगे, उसमें भी सेम चैप्टर है। उसके बाद फिर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के बाद ही समाजवाद का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद फिर नात्सीवाद और हिटलर, और मैं ये जरूर अपेक्षा करूंगा आपसे कि आपको हिटलर के बारे में जानकारी होगी। कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय विभूतियां हैं जिनके बारे में बच्चे शुरू से ही जानते हैं, जैसे हिटलर हो गया, इन्हें विभूति तो ना ही कहें, लेकिन यह फिर भी ख्याति प्राप्त में है, इनकी भी प्रसिद्धि है। सिकंदर के बारे में हो गया, अलेक्जेंडर के बारे में, नेपोलियन के बारे में हो गया। जनरली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बचपन से ही लोग जानकारी ले लेते हैं, बच्चों को जानकारी रहती है। उसमें से हिटलर का भी नाम, हम लोग यहाँ पे हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके द्वारा जो नाजीवाद, आप लोग जनरली पढ़ते होंगे नाजीवाद, अगर सुनते होंगे समाचारों के माध्यम से या फिर और किसी अन्य माध्यम से, और यहाँ पे लिखा गया नात्सीवाद, ये यही नात्सीवाद है जो यहाँ पे नाजीवाद है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, इसमें लिखा गया है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। मनुष्य के द्वारा किन किन क्रियाओं को किया जाता है, वो जीविका हो जाती है। अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी होती, खेती करना, पशुपालन करना और सारी चीजें। उसके बाद वो अर्थव्यवस्था का रूप लेती है। जीविकोपार्जन के लिए जो भी आप क्रियाएं करते हैं वही बाद में अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप कृषि पढ़ते हैं, पशुपालन पढ़ते हैं, व्यापार पढ़ते हैं, वाणिज्य पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती, मतलब जीविका का विस्तार होने लगता है अर्थव्यवस्था, और इन सब का मिला जुला रूप समाज हो जाता है, सोसाइटी का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज मतलब आदिम सोसाइटी, जो जंगलों में रहा करते थे, जिनको हम लोग जो बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब से होंगे वो जनरली जानते होंगे, आप लोगों में जो भी मित्र होंगे आपके, उसमें देखते होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, यही वो लोग हैं जो वन संपदा पे आधारित अपनी जीविका चलाते थे, जंगल पे आधारित, जंगल में ही रहते थे, जंगल के ही पशुओं के शिकार करते थे, उनके साथ जो भी उनका भौतिक जीवन उनके साथ गुजरता था, पेड़ पौधों पर आश्रित रहते थे, जंगलों पे आश्रित रहते थे, वहीं पे काट करके खेती बाड़ी करते थे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाते हैं, आदिवासी से। और फिर उपनिवेशवाद आप देखेंगे किस तरह से उपनिवेशवाद का प्रकोप जंगलों पर हावी हो जाता है। आप लोग बिरसा मुंडा वगैरह का नाम सुने होंगे, जिन लोग झारखंड के होंगे उन्हें पक्का जानकारी होगी, रांची
एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर दोनों जगह इनका मूर्ति लगाया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा का की प्राण प्रतिष्ठा की गई है वहां पे। तो वहां के बच्चे तो पक्का ही जानते होंगे। तो उपनिवेशवाद कैसे आदिम समाज को और वन्य जीव समाज को प्रभावित करता है, ये चीज यहाँ पे दिखेगी। सेकेंड चैप्टर पे आएंगे तो वर्तमान विश्व के बारे में, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। अब इसमें चरवाहे, इनके बारे में देखेंगे, पशु समाज के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया इतिहास का। और जहां तक संभव है, संभव क्या निश्चित लगभग जान लीजिए, इस वाले पोर्शन को, इतिहास वाले पोर्शन को मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाए। और इसके बाद जो 3 किताबें और हैं वो किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा जो भी आएंगे हमारे सर यहाँ पे, अभी तो हम ही हैं यहाँ और 1-2 सर आए हुए हैं, का संभव होगा आपसे परिचय करवाया जाए। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें, जो भी आपके भैया लोग हों और आपके अगल बगल के जो मित्र हों, उनसे आप जानकारी बताइएगा कि यहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ वनडे परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जाए। वो चाहे लखनऊ का जो यूपी SSSC है उसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होंगी, या फिर पुलिस का होगा, संभव है कि हमारे द्वारा तो चलाया जाए, हमारी टीम के द्वारा। और आपके जो छोटे भाई होंगे जिन्हें नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा देना होगा, 6th वाला, कक्षा 6 से प्रवेश परीक्षा होती है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी। और जिन गुरुजी के द्वारा वो तैयारी करवाई जाएगी उनका रिकॉर्ड 90% नहीं बल्कि 100%, उनके सारे बच्चे सेलेक्ट हुए अब तक। तो आपके जो भी परिचित के हों बच्चे जिनको नवोदय में एडमिशन लेना हो, उनका 5th पूरा हो गया हो, उनको आप बताएं और जिससे उनको लाभ ले हमारी संस्था से, ठीक है। जरूर बताइएगा इन सब चीजों। आइए हम लोग अपने विषय पर वापस आते हैं। इतिहास के पाठ्यक्रम का हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। उसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं? लेसन अध्याय 1, 2, 3 और 4 अध्याय है। अब उसके बाद शुरुआत जो अर्थशास्त्र की है उसको एक कहानी के रूप में देने की कोशिश की गई है और उसमें पालमपुर गांव का वर्णन आता है। फिर सेकंड आ जाएगा, रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, संसाधन के रूप में लोगों का इस्तेमाल, ह्यूमन बीइंग का जो प्रयोग है वो रिसोर्सेज के रूप में कैसे किया गया है। आप जब बड़े उसमें जाएंगे क्लासों में, हो सकता है आपको विधिवत बताया जाए कि मनुष्यों का ही दासों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जब उद्योग की स्थापना हुई तो कारीगरों के रूप में उनका प्रयोग किया जाने लगा, तो ये संसाधन के रूप में भी प्रयोग होने लगे। फिर उसके बाद पोवर्टी है, निर्धनता, इनके सामने क्या चुनौतियां रही, कैसे हम लोग निर्धनता से बाहर आए, उसके बारे में जानकारी है। फिर खाद्य सुरक्षा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या शहरी क्षेत्रों में भी ये जो मनरेगा वाला कार्यक्रम चल रहा है जिसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है, उसी तरह से खाद्य की गारंटी, जो कोटा वाला होता है जन वितरण प्रणाली, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को अनाज भी मिलता है। तो ये उदाहरण है खाद्य सुरक्षा का, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगले पे हम लोग चलते हैं और अब आते हैं लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स में। और हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इस समय तो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जरूर रुचि होगी। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, नरेंद्र मोदी के बारे में तो हर कोई जानता होगा, राहुल गांधी के बारे में तो हर कोई जानता होगा, थोड़ा बहुत ये भी जानते होंगे आप लोग कि राजनीति में किस किस पार्टी का नाम आ रहा है। हम लोग उसी से संबंधित ये विषय है जिसके बारे में पढ़ेंगे, किसे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या है। पहले लोकतंत्र के बारे में परिचय लेंगे, आखिर लोकतंत्र है क्या चीज, फिर उसके बाद ये क्यों जरूरी है इसके बारे में जानकारी देंगे। और जब इस चैप्टर को बताएंगे, पढ़ाया जाएगा तो विस्तृत बताया जाएगा कि है दोनों में अंतर क्या। फिर उसके बाद संविधान के निर्माण के बारे में, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या उसके पीछे प्रक्रियाएं रही,
और आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जरूर जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। सबसे अधिक योगदान उन्हीं का रहा संविधान के निर्माण में। उसके बाद फिर चुनावी राजनीति, ये हमने बताया कि चुनाव का माहौल चल रहा है, किन किन राजनीतिक पार्टियों का इसमें समावेश होता है, क्या नाम रहेगा, संस्थाओं के कामकाज क्या रहते हैं जो गवर्नमेंटेड बॉडीज होती हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट है अध्याय 5, लोकतांत्रिक अधिकार है। भी नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, ये इसके अंतर्गत 5 चैप्टर है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं समकालीन भारत, और इसके तहत हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, भूगोल का। इसके तहत हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग देखें कि इतिहास का पढ़े, अर्थशास्त्र का पढ़े, फिर राजनीति विज्ञान का पढ़े, अब हम लोग ज्योग्राफी भूगोल का। इसके अंतर्गत क्या है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6, अर्थात 6 लेसन है इसमें। 6 लेसन में है क्या चीज, भारत अर्थात हमारा देश जहां हम लोग रहते हैं, इसका आकार क्या है और इसकी इतना इसका क्षेत्रफल है, आकार है, इसका विस्तार है, और स्थिति ग्लोब में कहाँ पे है, किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे इसको साथ में ढंग से पढ़ा जाएगा, कहाँ पे अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा परिचय दिया जा रहा है आपको। फिर उसके बाद इसका भौतिक स्वरूप क्या है। अगर आपके कोई घर के बड़े भैया हो या बड़ी दीदी हो जो तैयारी करती हो, अक्सर देखते होंगे वो कि भारत का ही 2 तरह का नक्शा लगाए रहते हैं। नक्शा मतलब मैप, मानचित्र। उसमें एक तो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाता होगा, जिसमें सबका नाम लिखा रहता है, ये इलाहाबाद है, ये कानपुर है, ये बेंगलुरु है, ये दिल्ली है। उसी को कहते हैं पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्रावली। और जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, नीला पीला वैसे लगा रहता है, वो भौतिक है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, भौतिक स्वरूप का अध्ययन। अब डिटेल में तब बताएंगे कि उस रंगों का क्या काम होता है, कि कहीं भौतिक मानचित्रावली में नीला कहाँ रहता है, कहाँ पीला कर देते हैं, कहाँ पे हरा कर देते हैं, कहाँ पे सफेद रहता है, कहाँ पे ब्राउन रहता है। जब हम लोग पढ़ेंगे उसको तो डिटेल में देखा जाए। फिर जब लेसन 3 पे आते हैं तो अपवाह। अपवाह क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पे जब कोई नदी आती है तो उस नदी में कितने तरह के पानी आते, चाहे वो नदियों के माध्यम से या बाढ़ के पानी के माध्यम से या नदी नालों के माध्यम, कुछ भी। अपवाह क्षेत्र यह है कि उस नदी से प्रभावित कितने क्षेत्र, ये हो जाता अपवाह क्षेत्र, ठीक है। इसका हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और उसके अंदर किन किन नदियों का अध्ययन किया जाएगा वो भी इस चैप्टर में होगा। फिर आते हैं क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। ये देखा जाएगा कि कहाँ की जलवायु ठंडी है, कहाँ की जलवायु गर्म है, जलवायु का उत्पत्ति कैसे होता है, आखिर कहीं पे ठंडा हो जाता है। जितने अगर जो लोग देखे हो गोरे लोगों को जो आते हैं, अंग्रेज एक सफेद सफेद होते हैं एकदम, और कुछ लोग आते हैं जो वो भी बाहर से ही आते हैं, विधिवत काले होते हैं। जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे वो देखें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, खूब गोरे गोरे होते हैं। आजकल तो आयरलैंड वाली भी टीम बना ली है अपनी, उनको भी देखिए। तो वो क्लाइमेट का ही प्रभाव होता है कि उनकी स्किन पर भी प्रभाव आ जाता है। ऐसे वेस्ट इंडीज के आते हैं वो पूरी तरह से काले होते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग आते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये जलवायु पर निर्धारित होता है, और पृथ्वी में कहाँ कहाँ किस तरह की जलवायु है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेचर, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये अध्याय 5 लेसन 5। यहाँ पे वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे और जंगल के बारे में पढ़ेंगे और उस जंगलों में रहने वाले प्राणियों के बारे में। फिर उसके बाद लास्ट है पॉपुलेशन। अगर आप लोग टीवी भी डिबेट कहीं से भी देखते हो या समाचार पढ़ते हो, तो जब भी कभी भारत की गरीबी का उल्लेख होता है तो सबसे पहले जिम्मेदार इसी को ठहराया जाता है, जनसंख्या का। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर है क्या। जैसे अगर आपके घर में 10 लोग हैं और कमाने वाले कोई 1 है और उनकी आमदनी 1000 है, 1000 में से 10 लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसमें से आपके भैया की शादी हो गई, 3 बच्चे उनके हो गए, आमदनी भाई अभी भी 1000 है, अभी भी आमदनी 1000 है और 3 बच्चे हो गए, आप लोग 13 लोग हो गए।
तो घट गई आमदनी। जनसंख्या यही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाया जाएगा, और जनसंख्या का कुप्रभाव क्या है, बुरा प्रभाव क्या और अच्छा प्रभाव क्या। ऐसा नहीं सारी बुराई है इसमें, अच्छे प्रभाव भी, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर अगले पर आते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो चारों किताबें हैं, चारों विषय हैं, उसके संदर्भ में हम लोग किन किन प्रक्रियाओं का, किन किन रणनीतियों का यहाँ पे इस्तेमाल करके अपनी तैयारी किया जाए। शुरू में तो बताया ही, लास्ट में यहाँ देखें, प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने के उपरांत, मतलब होता है बाद में, प्रश्नावली जैसे बताए थे चैप्टर पूरा होने के बाद क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वो जब हल कर लिया जाएगा, या जो भी उदाहरण वाला क्वेश्चंस होगा उसको हल कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट का आयोजन करेंगे। ठीक, और अभी हम बताया आपको कि टेस्ट का आयोजन करने का लाभ क्या होता है। इससे आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चल जाता है कि हमारा जो तैयारी है किस लेवल का है, हम कितने नंबर ला सकते हैं, हमारी क्या कमियां हैं, तो आराम से आप दूर कर सकते हैं। फिर दूसरा है, प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास यूट्यूब पर किया जाए। आपको एक जानकारी दे दे, जिन चीजों के बारे में हम बता रहे थे, ये लाइव पाठशाला ऑफिशियल नाम का एक एप्लीकेशन है, वहां पे पढ़ाया जाए। ठीक, लेकिन उसी से संबंधित जो विषय वहां पे पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसका जो MCQ होगा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको यूट्यूब पर भी उसका अभ्यास करवाया जाए, और वो हम लोगों के साथ आप अध्ययन करेंगे उसका अभ्यास। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 3 है, विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया जाए। मतलब सप्ताह में एक दिन तो संडे रहेगा, 5 दिन क्लास होगा, और 6ठा दिन पूरी तरह से आप लोगों का ही होगा। आपने पिछले 5 दिनों में जो भी पढ़ा होगा, और आपके मन में जो भी सवाल गूंज रहे होंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, वो यहाँ पे अपने संबंधित विषय के शिक्षकों से जानकारी लेंगे, उनसे अपनी शंका समाधान के बारे में कहेंगे, और गुरुजी के द्वारा, सर के द्वारा आपके प्रश्नों का हल किया जाए। ठीक है, मतलब शनिवार का दिन पूरी तरह से आप लोगों को ही समर्पित रहेगा, या आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक, बातें हैं अगले टॉपिक में। यहाँ क्या है, टेस्ट के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में उनके माता पिता से उनका फीडबैक लिया जाएगा। अब यही आप फंस रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो हमने एप्लीकेशन पर पढ़ लिया, यूट्यूब पर पढ़ लिया, सर को क्या पता हम घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हर सप्ताह ये जान ले कि आपके माता पिता से फीडबैक लिया जाए, और वो भी केवल टेक्स्ट के माध्यम से नहीं, मतलब लिखित के माध्यम से नहीं कि मैसेज करना है और आप ही अपने मम्मी पापा बन गए मैसेज कर दिए। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपके माता पिता से जुड़ा जाए, जिससे ये पता चले कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने सीरियस हैं। इस तरह बच के निकलने का चांस तो नहीं है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना हो। अब उसके बाद चलते हैं आगे, जो यहाँ पे टेस्ट लिया जाए, फिर टॉप 10 जो विद्यार्थी आएंगे, उनके नामों को यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा उनका नाम दिया जाएगा, बोला जाएगा, और उनके नाम को लिखा भी जाएगा। अंकित करना मतलब होता है लिखना। अब आप सोचे कि आपके क्लास में अगर मान लीजिए कि 2000-2500 विद्यार्थी हैं, और उसमें मात्र 10 लोगों में आपका नाम आ गया, तो वो जो खुशी होती है, जो प्लेजर होता है, उसे महसूस करके रोमांचित हो जाएंगे। कोशिश करके एक बार टॉप 10 में आके तो देखिए। उन बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, और कभी कभी उनका स्कोर बड़ा अच्छा हो जाता होगा, उससे कहीं ज्यादा खुशी उस दिन दिखाई देगी जब उनका नाम यहाँ पे बोर्ड पर लिखा जाएगा, और उसे संबंधित शिक्षक के द्वारा उनके नाम को बताया जाएगा। वो प्लेजर आपको कहीं मिलेगा नहीं। एक बार कोशिश करके देखिए टॉप 10 में आकर। अब जो लास्ट है और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पूरे सत्र में आयोजित टेस्ट, मतलब पूरा सत्र आपका जो चलेगा, उसमें जो संपूर्ण सत्र में, पूरे सत्र में टॉप 10 में आए रहेंगे, उन विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए कोर्स में विशेष छूट का प्रावधान।
मतलब सपोज करें आप 9th में हैं और आप लगातार टॉप 10 में रहे, तो अब जब 10th में आप एडमिशन लेंगे तो जो फीस होगी उससे आपको कम फीस में एडमिशन मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको यूट्यूब पे पूरा मिल जाएगा, क्या क्या है पूरा डिटेल में, 15-20 मिनट का वीडियो आप लोग देख कर जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी वहां पे आपको दी गई है। फिर से रिपीट करना कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। बस आपको बता दे रहे हैं कि सबसे सस्ता हाई स्कूल का मात्र 1000 में, पूरे सत्र का, पूरे विषय का, और इंटर का मात्र 1200 में, पूरे विषय का और पूरे सत्र का, इतनी ही फीस है। और मैं जहां तक जान रहा हूं कि ट्यूशन या कोचिंग की तो बात ही छोड़िए, कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जो इतने कम फीस में एक महीने भी आपको पढ़ा सके। पूरे सत्र का, पूरे साल की तो बातें छोड़ दी। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाएं, क्योंकि इससे सस्ता तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला या कोई विद्यालय वाला आपको इससे सस्ते में पढ़ा सकता है। और मैं इस चीज को लेकर के आपको आसान्वित कर सकता हूं, आश्वस्त कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि जो भी विषय आपको यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो उस विषय के निश्चित रूप में प्रकांड विद्वान होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे। आप उन विषय विशेषज्ञों के बारे में नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, वो किसी ना किसी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको कहीं से भी हताश होने की जरूरत नहीं है। जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो अपने विषय के महारथी ही होंगे। इससे आपकी पढ़ाई निश्चित रूप में नई दिशा में और सही दिशा में चलेगी। आपको शिव खेड़ा एक बहुत बड़े चिंतक उनकी लाइन बताएं, वो कहे हैं कि विजेता लोग, मतलब जो जीतते हैं, वो कोई नया काम नहीं करते, वो बस उसी काम को जो सारे लोग कर रहे होते हैं उसे ही नए ढंग से करते हैं और वो जीत जाते हैं। तो इसलिए आपको उस ढंग के बारे में परिचय करवाने के लिए, उस ढंग के साथ लेके चलने के लिए यहाँ पे शिक्षकों की टीम है और अच्छे विद्वान शिक्षकों की टीम है। आप निश्चित रूप से उनके साथ जुड़े और लाभान्वित हो। अब ये रहा हम लोगों का परिचय। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको डेमो भी दे दें, इससे आपको आकलन करने में सहूलियत होगी कि हम जिस टीचर के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा पढ़ने वाले हैं, वो लोग हमको अपने विषय के बारे में समझा पा रहे हैं कि नहीं, और आप कितना उनके साथ जुड़ पाए। से आपको इस संस्था का मूल्यांकन करने का और मेरे जैसे शिक्षकों का मूल्यांकन करने का भी अवसर मिल रहा है। छोटी सी, ज्यादा क्लास नहीं करेंगे, 10 मिनट क्लास करेंगे। अभी हम लोग इतिहास के बारे में देख रहे थे। इतिहास में यहां देखिए पहला ही चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, अब इसी से संबंधित हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लें। फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब यूरोप के देश हैं। अब इंग्लैंड को आप इसलिए थोड़ा ज्यादा जानते होंगे क्योंकि हम लोग उन्हीं के गुलाम थे 200 साल तक, लगभग 200 हमारे देश में राज किए हुए। बहुत सारी फिल्मों में आप उनका नाम देखते होंगे। और सबसे मुख्य कारण तो यह है कि आप लोग क्रिकेट टीम अगर देख आती है इंग्लैंड वाली, क्रिकेट देखते होंगे तो उनसे परिचित होंगे, हाँ इंग्लैंड कोई देश है, ठीक है। इसी तरह से फ्रांस भी एक देश है। फ्रांस, फ्रांस, और ये फ्रांस जो है, इंग्लैंड अगर यहाँ पे ऐसे करके है, जब आएंगे आपको बताएंगे। और ये इंग्लिश चैनल, समंदर, इसी के बाद जो मुख्य भूमि है यूरोप, यही पे फ्रांस पड़ता है, फिर ये स्पेन पड़ता है, छोटा सा ऐसे पुर्तगाल लगा हुआ है। तो आपको ये फ्रांस तक पहुंचाने के लिए हमने आपको थोड़ा सा परिचय करवाया मैप से। और ये जानते, जब भी आप इतिहास पढ़ रहे हो तो जरूर मानचित्र का, या जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में नक्शा का प्रयोग करते हैं, नक्शा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका जरूर प्रयोग करिएगा। नक्शा वैसे एटीट्यूड को भी कहते हैं कुछ लोग, बड़ा नक्शा दिखा रहा है। आइए हम लोग फ्रांस में आते हैं। अब है क्या कि 17वीं शताब्दी के बाद
कि वो लोग बहुत पिछड़े थे। वहां पे अगर पुराने समय में देखेंगे ना तो यूनान और रोम, यही दो सभ्यताएं आपको दिखेंगी। उसके बाद अनंत काल तक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1000-1200 साल तक वो लोग अंधकार में थे, जो आज हमको मॉडर्न होने का तरीका सिखाते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं। उनके यहाँ 17वीं-18वीं शताब्दी तक तो वो लोग आदिम समाज में जीते थे, तलवार चलाते थे और कुछ जानते उनते नहीं थे। और हमारे यहाँ तब तक कम से कम 10 सभ्यताएं अस्त हो चुकी थी, और आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो है क्या कि अब 18वीं शताब्दी के बारे में देखते, राज सत्ताएं हुआ करती थी वहां पे। और हाँ, उनके राज सत्ता के बारे में एक था कि उनके राज सत्ता का भी एक संविधान था। ऐसा नहीं था कि राजा का हो वहीं सब कुछ हो जाता था। जब उसी का अतिक्रमण करने लगते तो समस्या जनता के बीच में फैलने लगती। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी, अब आप सोच रहे होंगे कि 18वीं शताब्दी क्या है। जहां पर भी आपको ये 18वीं दिख रहा हो या 16वीं दिख रहा हो 16 के बाद, तो ये समझ लीजिए कि उसके एक घटा लीजिए। 18वीं अगर लिखा है तो मतलब 1700 के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आते हैं फिर से अपने चैप्टर। 18वीं शताब्दी में था क्या कि वहां पे राज सत्ता हुआ करती थी, राजा का शासन होता था। और फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, जिसको ये लोग एस्टेट कहते थे। एस्टेट ये था वर्ग। अब इस वर्ग में था क्या, नंबर 1 पे आते थे पादरी। पादरी जैसे हम लोग के यहाँ पुजारी होते हैं, ठीक है, वैसे उन लोगों के यहाँ पादरी होते थे। पादरी मतलब जो चर्च के पुजारी होते थे, चर्च के पुजारी को पादरी कहते। दूसरे नंबर पे आते थे कुलीन। कुलीन मतलब होता है जो उच्च कुल में पैदा हो। लेकिन इनके यहाँ कुलीन का मतलब था कि जो राज सत्ता से संबंधित हो, जो राजवंश से संबंधित हो, राज सत्ता या वंश से संबंधित हो, राजकुल का हो। और तीसरा सामान्य जनता, सामान्य लोग। और इस सामान्य लोगों में वकील थे, जज थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, किसान थे, ये सारे लोग। अब इनका भी विभाजन बाद में होता है, लेकिन मुख्य रूप में ये जो दोनों लोग थे, पादरी जो थे, पादरी और कुलीन लोग, इनका क्या था कि इनको जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते। मतलब अगर कोई पादरी के यहाँ पैदा हुआ तो जन्म से ही कुछ अधिकार उसको मिल जाते। इसी तरह से कोई राज सत्ता में पैदा हुआ तो जन्म से ही कुछ अधिकार उसको मिल जाते थे। अब उन अधिकारों में है क्या, पहला अधिकार तो ये मिल जाता था कि इनको राज्य के द्वारा जो कर देना होता था, राज्य को इनके द्वारा जो राज्य को कर देना होता था उससे इनको मुक्ति मिल जाती। इन्हें किसी भी प्रकार के कर को, राज सत्ता को नहीं देना होता। मतलब ये कर मुक्त जीवन व्यतीत करते, ये कर मुक्त होते थे। इन्हें किसी प्रकार का कर सरकार को नहीं देना होता, पादरी और कुलीन को। ठीक है, यहां तक कि पादरी लोग खुद भी एक टैक्स निकालते थे, उसको धार्मिक कर कहा जाता था। उसका नाम था टाइड, टाइडर। ये चर्च भी, राज्य तो कर लेती ही थी, चर्च भी कर लेती थी। जैसे आप अपने यहाँ देखते होंगे मंदिरों पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लेकिन उनके यहाँ चढ़ावा वाला नहीं था। उनके यहाँ निश्चित रूप में आपको चढ़ावा चढ़ाना है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी उनकी। तो एक कर टाइप का था, ये धार्मिक कर, जो हर हाल में हर जनता को देना था। और कर देना का केवल सामान्य जनता का काम था, और कोई कर नहीं देता था। ये भी नहीं देते थे कुलीन भाई साहब, जो राजतंत्र से संबंधित राजवंश वाले थे। हाँ, इनका एक अधिकार और हुआ करता, और वो ये था सामंती अधिकार। मतलब किसानों पर ऑटोमेटिक अधिकार पा लेते थे कि किसान इनके अंडर में है, उनसे बेगारी कराना। बेगारी मतलब होता है काम करवा लेना, पैसा ना देना, बिना वेतन के काम करवाना। आप उसको अगर शाब्दिक कर देखें, बहरहाल आप लोग वही बच्चे हैं, हिंदी अगर ध्यान से पढ़ते होंगे, इसका मतलब ही होता है, ये बे से मतलब होता है बिना, बिना। और ये होता है मजदूरी, बिना मजदूरी के काम करवा लेना उनसे, ये करवाते थे। और ये लोग धर्म के नाम पे करवा लेते थे। तो इनको तो एक अधिकार भी मिला हुआ, सामंती अधिकार, किसानों पर इनका आधिपत्य होता।
इन्हीं के अंडर में होते थे। अब सामंतों के और भी कई अधिकार थे, कारीगरों पर भी इनका होता था, व्यापारियों पर भी होता था। कभी मान लीजिए कि इतना बड़ा फ्रांस का राज्य है और इतने छोटे छोटे कई सामंत है, इन सामंतों यहां से यहां तक आने में सीमाओं का उल्लंघन है, तो सीमा क्रॉस करेंगे तो सीमा कर देंगे, चुंगी कर देंगे। ये सारे अधिकार भी इनको मिल जाते थे और इनके अंतर्गत सभी लोग थे, किसान थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, जो कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, हम लोग जैसे हम लोग यहाँ होते हैं वैसे इन लोगों के यहाँ भी होते थे। ये तीन चीजें इनके उस समय इनके समाज में था। और इसमें भी अगर आप देखें तो पूरे थर्ड में 90% आबादी, 90% की आबादी किसानों की थी। अब सोच लें कि उसमें से मात्र 10% अब बच रहा है। इसी 10% में से राजवंश के लोग भी हैं, इसी 10% में से पादरी लोग भी हैं, इसी 10% में से व्यापारी हैं, वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन किसानों की संख्या 90% थी। अब आपको जानकर के ये भी हैरानी कि जितनी संपूर्ण खेती योग्य भूमि थी उस पर 60% हिस्सा धनी किसानों का था। धनी किसान। अब बच रही है 60% की जगह पे 40% कृषि योग्य भूमि। अब इस पे छोटे किसान थे, खेती वाले मजदूर थे, उनका आधिपत्य। सोच ले क्या कंडीशन रहा होगा बेचारों का। सारा कब्जा किए बैठे थे लोग। और उसके बाद था क्या, जो राजा लोग थे वो सालों शौकत की जिंदगी तो जीते ही थे, पूरी लग्जरियस लाइफ। आमदनी कुछ थी नहीं, किसानों से जितना कर वसूल सकते थे वसूलते थे, और हद से ज्यादा सालों शौकत और दिखावे की जिंदगी के कारण फ्रांस की सरकार पे कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज देने वालों में वही तीसरे स्टेट वाले थे, तीसरे स्टेट के लोग, क्योंकि ये व्यापारी भी थे, धनी किसान भी थे, ये लोग सभी थर्ड स्टेट में थे। इन्हीं की सबसे अधिक संख्या भी थी, थर्ड स्टेट की सबसे अधिक संख्या थी। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं सारे चीजों के दौरान ही 1774 का एक समय आता है जब बूर्बो वंश, 1774 में बूर्बो वंश के शासक लुई 16वें राजगद्दी पर बैठे। लुई 16वें ये गद्दी बैठा है। इनके पहले लुई 14वें का एक आपको स्टेटमेंट पता है, लुई के नाम से हमको याद आ गया कि आप लोग अगर बाहुबली मूवी देखे हो तो उसमें राजमाता शिवगामी का एक डायलॉग, मेरे वचन ही है शासन। और हमें लगता है कि वो लुई 14वें से ही लिया गया होगा, क्योंकि ये अक्सर कहा करता था, लुई 14वें अक्सर कहता था कि मेरे वचन ही कानून है और मैं ही राज्य। अब मैं जो कह दिया वो कानून है, मेरे शब्द ही है कानून। जैसे शिवगामी माता कहती है कि मेरे वचन ही है शासन। तो ये चीजें जानकारी में रही और हम सोच रहे हैं कि अब इससे ज्यादा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बाद में जब विषय पढ़ा जाएगा तो इसकी जानकारी लिया जाएगा और आप लोगों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त है। इसी के बाद फ्रांसीसी क्रांति वगैरह होती है। आज का चैप्टर हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।